Hello, friends. Good morning to all of you. And it's about the Money Transfer Service Scheme, that is MTSS. It's the chapter 3, that is a more from the module B of the foreign exchange facilities for the individuals. तो सबसे पहले बात को समझते हैं कि MTSS एक्चुअल में होता क्या है। ये बेसिकली एक फैसिलिटी है ताकि आप जो भी पर्सनल रेमिटेंसेस आपको आनी है बाहर से इंडिया में, वो आपको मिल पाए। यानी कि कोई अब्रॉड है, ठीक है, पर्सन, एंड वो इंडियन बेनिफिशियरी को पैसे भेजना चाहता है पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो वो पैसे बाहर से भेज पाए। दैट्स अबाउट द एमटीएसएस। एंड ये मेजरली किस पर्पस के लिए होती है? फॉर द फैमिली मेंटेनेंस पर्पसेस, फॉर द रेमिटेंस इन फेवर ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग द इंडिया। यानी कि जो इंडिया में लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो वो एमटीएसएस कर सकते हैं, ठीक है, उनको एमटीएसएस आ सकता है। या फैमिली मेंटेनेंस के लिए आप बाहर से इंडिया में पैसे भेज सकते हो यूजिंग द एमटीएसएस। एंड आउटवर्ड रेमिटेंस अगर इंडिया से बात करें तो वो अलाउड ही नहीं है एमटीएसएस के तहत। यानी कि अदरवाइज तो आप सेंड कर सकते हो, रिमिट कर सकते हो, लेकिन एमटीएसएस के तहत वो चीज अलाउड नहीं है। इस स्कीम के तहत जो रेमिटर है, जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल पर्संस होने चाहिए। सो दोज मस्ट बी इंडिविजुअल ओनली। रेमिटर भी और बेनिफिशियरी भी दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। एंड फर्दर ये टाइप के थ्रू काम करता है। यानी कि लेट्स से एक मनी ट्रांसफर कंपनी बाहर बैठी है। लेट्स जस्ट अज्यूम एक मनी ट्रांसफर कंपनी है जो कि बाहर है, और एक उनका एजेंट है विच इज हेयर वर्किंग इन इंडिया, एंड फर्दर बेनिफिशियरी है जिसको अल्टीमेटली पैसे पहुंचने हैं। सो दिस इज द सिनेरियो। यहाँ पर है कंपनी जो अब्रॉड में है, बाहर है, और यहाँ पर है उनका एजेंट कंपनी जिसने ऑफिस ओपन किया हुआ है, जो फंड्स को डिसबर्स करेगा। सो इट विल बी सेंडिंग द फंड्स टू द एजेंट, एंड एजेंट विल बी गिविंग द फंड्स टू द बेनिफिशियरी। इस तरह से कामकाज करता है। लेकिन जो इंडियन एजेंट है, जो ये इंडियन एजेंट है, ये बाहर पैसे भेज सकता है क्या? नो, ये बाहर पैसे नहीं भेज सकता। दिस कैन नॉट बी सेंडिंग द मनी, रिमिटिंग द मनी आउटसाइड इंडिया। अगर हम स्टैट्यूटरी बेसिस की बात करें तो एमटीएसएस ऑपरेट करता है फेमा की ही गाइडलाइंस के तहत। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस के तहत। एंड फर्दर आरबीआई इनको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है कि ये इंडिया एजेंट बेसिक तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि जो इंडियन एजेंट है उसको एक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। तो एमटीएसएस के तहत ये बेसिकली आरबीआई है जो एमटीएसएस का सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। एंड फर्दर कोई भी पर्सन, जो भी कोई पर्सन है, अगर उसे परमिट नहीं किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो मनी ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर फैसिलिटी ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एमटीएसएस का? लाइक वी आर हैविंग द ओवरसीज प्रिंसिपल। ओवरसीज प्रिंसिपल क्या करेगा? पैसे भेजेगा अब्रॉड से एमटीएसएस के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू। एंड ये पैसे किसके पास आएंगे? दोज विल बी रिसीव्ड बाय द इंडियन एजेंट। एंड साथ के साथ जो इंडियन एजेंट है उनको इंस्ट्रक्शन रिसीव होगी एंड फंड्स को डिसबर्स करेंगे वो इंडिया में। अब एक सब एजेंट भी हो सकता है जो इंडियन एजेंट के तहत काम करेगा फॉर द लोकल पे आउट, ताकि कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके। सो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल सिस्टम। अब्रॉड में, बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में एक आपके पास मेन सिस्टम है, ओवरसीज प्रिंसिपल है, एंड उनका एक इंडियन एजेंट है। दे आर हैविंग द इंडियन एजेंट हेयर। एंड फर्दर उसके तहत एक सब एजेंट भी हो सकता है ताकि कस्टमर्स को रीच आउट किया जा सके, उनको पेमेंट्स की डिसबर्समेंट की जा सके, एंड अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग द बेनिफिशियरी जिसको एक्चुअल में पैसे मिलने थे। क्लियर विद इट? एंड अब बात ये आती है कि इंडियन एजेंट कौन बन सकता है? जो एडी कैटेगरी 1 बैंक है, एडी कैटेगरी 2 बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एफएफएमसीज हैं, दीज कैन बी द दीज कैन बिकम द इंडियन एजेंट। ये इंडियन एजेंट बन सकते हैं। या इवन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो हो गए, दोज कैन आल्सो बी द इंडियन एजेंट। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट के जो डिपार्टमेंट्स है वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम नेटवर्थ चाहिए इस केस में। द मिनिमम नेटवर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेंट। वो मिनिमम नेटवर्थ कितनी है? डेट इज ऑफ 50 लाख रुपीज। 50 लाख का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप इंडियन एजेंट बन सकते हो। तभी आप इंडियन एजेंट बन सकते हो। एंड ये एक्चुअली नेटवर्थ नहीं है, दिस बेसिकली अबाउट द नेट ओन्ड फंड्स, एनओएफ। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, इट्स द मिनिमम एनओएफ। नेट ओन्ड फंड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। तो कोई भी जो एडी कैटेगरी 1 बैंक है, एडी कैटेगरी 2 बैंक है, एफएफएमसीज हैं, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, या फिर इंडियन पोस्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं,
दोज कैन बिकम द इंडियन एजेंट, वो इंडियन एजेंट बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम नेट ओन्ड फंड चाहिए कितने, 50 लाख के नेट ओन्ड फंड्स चाहिए रहते हैं। सो नेट ओन्ड फंड की डेफिनेशन में क्या क्या चीज आती है, मीनिंग क्या रहता है ओन्ड फंड्स का एंड नेट ओन्ड फंड्स का। इन केस ऑफ द ओन्ड फंड्स, in case of the owned funds, we simply do go for the पेड अप कैपिटल, जो पेड अप इक्विटी कैपिटल होता है उसको शामिल किया जाता है ओन फंड्स में। जो फ्री रिजर्व्स हैं, यानी कि जिनको कहीं पर खर्च करने के लिए अभी आपने मूड नहीं बनाया, उनको जस्ट पार्क कर दिया फंड्स को। जो क्रेडिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ आपका वो माइनस जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, उन सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, इनटेंजिबल एसेट से, इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल बी गेटिंग द ओन्ड फंड्स। This basically figure will be representing the owned funds. ये चीज ओन्ड फंड्स को रिप्रेजेंट करेगी। एंड व्हाट अबाउट द नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन्ड फंड्स का मतलब रहेगा आप ओन्ड फंड्स में से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं सब्सिडरीज में, ग्रुप्स में, कंपनीज में, ठीक है, या कोई लोन दिया है, डिवेंचर दिया है ऐसे एंटिटीज को 10% से ज्यादा ओन्ड फंड के, ठीक है, तो उस केस में उन सभी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये बेसिकली बियॉन्ड 10% के हिसाब से होता है, यानी कि अपने खुद के फंड्स के 10% से ज्यादा अगर आपने कोई लोन दे दिया, कोई एडवांस दे दिया, ठीक है, बॉन्ड्स डिबेंचर इशू कर दी, कुछ भी कर दिया, अगर 10% से ज्यादा था, आपके ओन फंड्स मान लो 6000 करोड़ के थे और आपने 600 करोड़ से ज्यादा का लोन दे दिया सब्सिडरी को, एमबीएफसी को, कुछ आपने एडवांस दे दिया, बॉन्ड्स डिबेंचर अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, डिपॉजिट दे दिया, सो दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड दैट विल बी द नेट ओन्ड फंड्स। ठीक है, क्योंकि ये कोर एलिजिबिलिटी कंडीशन है नेट ओन्ड फंड्स की, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ओन्ड फंड्स इज लाइक पेड अप इक्विटी कैपिटल, उसमें रिजर्व्स ऐड कर दो, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लो, ठीक है, लेकिन जो कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है, जो ओवर द ईयर्स आपका एरियर बना लॉसेस का, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेट्स से आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा डाला था, वो था तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन अब आप उसको बेनिफिट ले रहे हो अगले 5 साल के लिए, तो उसको अपने इंटेंजिबल एसेट की साइड पर ही डाल दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो उसको भी निकाल दो। इसके अलावा जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गुडविल है, पेटेंट है, उनको भी निकाल दो। सो दैट विल गिव यू ओन फंड डेफिनेशन, राइट। सो दैट्स अबाउट द ओन फंड्स एंड द नेट ओन फंड्स। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपने अप्लाई करना है आरबीआई के पास, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड। देखो, जो एप्लीकेशन आप करोगे ना वो आप रीजनल ऑफिस को करोगे, यानी कि एफईडी, एफईडी डिपार्टमेंट होता है आरबीआई का डिपार्टमेंट, एफईडी आरबीआई का डिपार्टमेंट है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है आरबीआई का। आप उनके रीजनल ऑफिस जो भी आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, जहां पर एप्लीकेंट रहता है, वहां के रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन जो है वो जमा की जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है अबाउट द डिक्लेरेशन ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, कि कोई प्रोसीडिंग चल नहीं रही है, ठीक है, या फिर कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, डीओई डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के तहत कोई भी आपके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपके खिलाफ नहीं है, कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग नहीं है, तो एक ये लीगल प्रोसीडिंग जो होती है इसके रिलेटेड डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। देन सेकंड डिक्लेरेशन होती है केवाईसी एमएल सीएफटी फ्रेमवर्क को लेकर के, प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इन प्लेस आपके पास है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थर्ड थिंग इट्स रिलेटेड टू आपको ओवरसीज जो आपका प्रिंसिपल बैठा है, ओवरसीज बाहर बैठा है जो बंदा आपका, उसका नेम एंड एड्रेस बताना पड़ेगा। आप कौन सी जगह पर ऑपरेट करोगे, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड फर्दर जो आपकी ब्रांचेस हैं, लोकेशन है इंडिया में जहां पर एमटीएसएस को कनेक्ट किया जाएगा, वो बताना पड़ेगा। एंड कितना मंथली आपका टर्नओवर होगा, ईयरली टर्नओवर होगा, डेट इज टू बी टोल्ड। एंड फर्दर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, या लेटेस्ट जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए ऑडिटेड वाली, राइट, दैट इज टू बी डन। एंड आपको स्टेचुटरी ऑडिटर से नेट ऑन फंड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम कितने रिक्वायर्ड है, 50 लाख रुपए के नेट ऑन फंड्स जो हैं दोज आर रिक्वायर्ड, 50 लाख रुपीज के नेट ऑन फंड्स रिक्वायर्ड है, सो यू शुड बी कीपिंग विद दैम, राइट। इसके अलावा इट्स अबाउट द एमओए एंड एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
वो आपके जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, एओए इज इंटरनल डॉक्यूमेंट, एमओए वैसे तो दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बट एओए बताता है कि इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, और एमओए बताता है कि बाहर की दुनिया के साथ आप कैसे डील करोगे। ठीक है, तो आपको परमिट करें कि आप ट्रांसफर बिजनेस कर सकते हो, एंड फर्दर, या फिर अगर आपको नहीं भी परमिट कर रहे हैं तो ये शोकेस करे कि आपने एक अमेंडमेंट फाइल की हुई है, उनको अमेंड करने के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल की हुई है। ठीक है, ये हो गया। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू बैंकर्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कम से कम 2 बैंकर से एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चाहिए कि आपका कंडक्ट बिल्कुल सही है। एंड फर्दर आपको जो भी आपके एसोसिएटेड कंसर्न्स हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं, सब्सिडरीज हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। एक कॉपी चाहिए आपके बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए, विच बेसिकली सेज कि हाँ भाई आप अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए, एमटीएसएस के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड ओवरसीज प्रिंसिपल से भी एक अग्रीमेंट ऑफ टाइप की लेटर चाहिए रहती है, कमिटमेंट की लेटर चाहिए रहती है। सो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक लीगल डिक्लेरेशन बात होगी, फिर केवाईसी एमएल की डिक्लेरेशन हो गई, एंड ओवरसीज प्रिंसिपल का नाम और पता बताना पड़ेगा, कहाँ कहाँ काम करोगे, कौन सी ब्रांचेस रहेंगी, कितना बिजनेस रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ऑडिटेड होनी चाहिए कम से कम 2 साल की, नेट ऑन फंड का सर्टिफिकेट चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एओए अलाउ करते हो, बैंकर की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, सिस्टर कंसर्न एंड फॉर द ग्रुप कंसर्न्स के बारे में बताना पड़ेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए, एंड ओवरसीज प्रिंसिपल से एक चिट्ठी चाहिए कि भाई अरेंजमेंट में काम करना चाहते हो। दोज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर ये सब चीजें हैं तो अप्लाई कर दो। कहां पर अप्लाई करोगे? विद द रीजनल ऑफिस, विद द रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन देनी है। किसके रीजनल ऑफिस में? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट क्या जो रीजनल ऑफिस है जो आरबीआई के तहत आते हैं, ठीक है, उसी के रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन देनी है, जहां पर एप्लीकेंट रहता है उसके हिसाब से। क्लियर? देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द कोलेटरल रिक्वायरमेंट। देखो जो ओवरसीज प्रिंसिपल होता है ना, उसको कोलेटरल देनी पड़ती है, राइट? कोलेटरल रखनी पड़ेगी किसके पास? एक डेजिग्नेटेड बैंक के पास इंडिया में एक कोलेटरल रखनी पड़ेगी। और कोलेटरल का रूल क्या है कि जो 3 दिन की एवरेज ड्रॉइंग्स है, या 50,000 यूएसडी, विच एवर इज हायर, जो 3 दिन में आपसे पैसा निकलता है, जो एवरेज ड्रॉइंग्स होंगी आपकी टर्नओवर के हिसाब से, या कम से कम 50,000 यूएसडी, वो आपको एक बैंक में कोलेटरल देनी पड़ेगी, कोलेटरल में अमाउंट देना पड़ेगा। एंड इसे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट के रूप में, कोलेटरल के रूप में जमा करना पड़ेगा। एंड जो ये अमाउंट रखा गया है, वो बैंक गारंटी की तरह एक्ट करेगा। डेट विल बी एक्टिंग एज द बैंक गारंटी। तो इतना आसान नहीं है। आपको जो आपका ओवरसीज प्रिंसिपल है, उसकी तरफ से 50,000 यूएसडी का एक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रखना पड़ेगा विद द डेजिग्नेटेड बैंक इन इंडिया। एंड फर्दर वो कोलेटरल की तरह तो एक्ट कर रहा है, बट वो बैंक गारंटी की तरह भी एक्ट करेगा, राइट? एंड फर्दर एडिक्वेसी जो है कि कोलेटरल सफिशिएंट है कि नहीं है, उसकी एडिक्वेसी को चेक किया जाएगा, सफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। एंड दिस इज टू बी रिव्यूड क्वार्टरली बेसिस, दिस इज टू बी रिव्यूड क्वार्टरली बेसिस, राइट? इज इट क्लियर? तो मिनिमम क्या क्या चीजें हैं? मिनिमम कोलेटरल बेंचमार्क कितना है? 50,000 यूएसडी का, 3 दिन के एवरेज ड्राइंग के बेस पर होगा, या हायर व्हाटसोएवर इज हायर। एंड इसका रिव्यू फ्रीक्वेंसी होगा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अब कौन सी ट्रांजेक्शन्स परमिटेड है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिटेड है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इट्स अबाउट द परमिटेड ट्रांजेक्शन्स। तो क्रॉस बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंस आ सकती है, बाहर से पैसा आ सकता है, फैमिली मेंटेनेंस के लिए पैसा आ सकता है। एंड फर्दर जो फॉरेन टूरिस्ट बाहर से इंडिया घूमने के लिए आए हैं, उनको इंडिया में आकर पैसे चाहिए, तो वो भी एमटीएसएस के थ्रू उनको मिल सकते हैं। एंड क्या चीजें परमिट नहीं है? विच थिंग्स आर नॉट परमिटेड? क्या डोनेशंस आ सकती है इसके तहत? नो, डोनेशंस कैन नॉट बी रिसीव्ड। कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकती, ट्रेड रिलेटेड रिमिटेंस नहीं है, कोई परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए रिमिटेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिमिटेंस नहीं है, क्रेडिट टू एनआरई अकाउंट्स नहीं है। यानी कि फैमिली मेंटेनेंस अलाउड है, फॉरेन विजिट कर रहे, टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो अलाउड है, लेकिन डोनेशन अलाउड नहीं है, ट्रेड पेमेंट अलाउड नहीं है, प्रॉपर्टी परचेज अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिमिटेंस अलाउड नहीं है। तो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए पैसा आ सकता है। यू शुड बी कीपिंग दैट थिंग इन माइंड। ठीक है जी। फर्दर, अब मॉनेटरी एंड ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी एंड ट्रांजैक्शन लिमिट्स कितनी रहती हैं। अगर इंडिविजुअल को आपने पैसे भेजने हैं, तो
$2500 पर रेमिटेंस पैसे आ सकते हैं, और साल में मैक्सिमम 30 रेमिटेंसेस, यानी कि एमटीएसएस के तहत अगर ए पर्सन को पैसे आने हैं तो मैक्सिमम पैसा एक ट्रांजैक्शन के तहत जो आएगा वो $2500 का आ सकता है, नॉट मोर देन दैट। और ये ए पर्सन पेमेंट जो ले सकता है एजेंट से, इंडियन एजेंट से, मैक्सिमम पे आउट, मैक्सिमम जो पे आउट ले सकता है, कितना पे आउट ले सकता है, मैक्सिमम 50,000 रुपए का पे आउट ले सकता है, मैक्सिमम 50,000 रुपीज पे आउट। अगर 50,000 का से ज्यादा का पे आउट लेना है, कैश से अलग लेना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट में लेना पड़ेगा, या पेमेंट ऑर्डर होगा, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, बट नॉट थ्रू द कैश। 50,000 तक का कैश आप ले सकते हो। एंड फर्दर, लेकिन जहां पर फॉरेन टूरिस्ट की बात हो जाएगी वहां पर ये एक्सेप्शन है कि हायर पे आउट भी अलाउ किया गया एक्सेप्शनल केसेस में, जहां पर पूरे रिकॉर्ड अवेलेबल है। और साल में मैक्सिमम कितनी रेमिटेंसेस ट्रांजेक्शन आ सकती है पर बेनिफिशियरी पर कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, इट्स अबाउट द कैलेंडर ईयर, इट्स अबाउट द कैलेंडर ईयर। तो कितनी ट्रांजेक्शन अलाउड है साल की, इट इज 30 ट्रांजेक्शन, इट इज द 30 ट्रांजेक्शन, 30 ट्रांजेक्शन अलाउड है पूरे के पूरे साल की, राइट। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द क्राइटेरिया, क्या यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन देने के लिए, सो एज टू ग्रांट द परमिशन। बैंक जो आरबीआई है ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखता है, कस्टमर एरिया कौन सा है, आउटरीच है कि नहीं है, क्या इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड आल्सो ऑथराइजेशन के बाद भी, आफ्टर इवन ऑथराइजेशन, जब आरबीआई ने अलाउ कर भी दिया तो उसके बाद भी जो ऑपरेशन है उनको विद इन 6 मंथ स्टार्ट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परमिशन। एंड आपको रीजनल ऑफिस जो होगा आरबीआई का उसे इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि आपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। नो, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द ओवरसीज प्रिंसिपल, जो बाहर बैठा प्रिंसिपल वो डेफिनेटली रेगुलेटेड होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। तो उससे क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द ऑथराइजेशन अंडर द पीएसएस एक्ट 2007, कि जो ओवरसीज प्रिंसिपल है उसे एक परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम से, दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन, कि पीएसएस से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड रेगुलेटरी लाइसेंस लेना पड़ेगा अब्रॉड, उसे ऑल बाहर रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में परमिशन ले ली तो हो गया, ना, बाहर रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली, जो भी सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल रेगुलेटर है उनकी कंट्री में, वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड फर्दर, जो कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो केवाईसी एएमएल सीएफटी कंप्लाइंट होनी चाहिए। और मिनिमम नेटवर्थ जो पेरेंट, जो ओवरसीज पेरेंट होगा उसके केस में मिनिमम नेटवर्थ कम से कम 1 मिलियन यूएसडी की चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पेरेंट आपका स्पॉन्सर है, ठीक है, उसके लिए मिनिमम जो नेटवर्थ है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी 1 मिलियन यूएसडी। एंड आरबीआई नेटवर्थ की रिलैक्सेशन भी दे सकता है उन एंटिटीज के लिए विच आर एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री मेंबर। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट कंपनी कंट्री अगर मेंबर है तो उसके केस में ये जो नेटवर्थ की कंडीशन के रिलेटेड है यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। एंड ट्रैक रिकॉर्ड जो हो ओवरसीज प्रिंसिपल का दैट शुड बी सफिशिएंट एंड एफिशिएंट, एंड फर्दर वो बेटर हो। कस्टमर की आउटरीच हो, ठीक है, वहां पर अरेंजमेंट उनके पास, ताकि उनके पास एक्सेस हो, कस्टमर बेस हो, ठीक है। एंड ट्रेड इंडस्ट्री रजिस्टर्ड, ओवरसीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज के साथ रजिस्टर होना चाहिए। एंड फर्दर एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग भी चाहिए फ्रॉम द इंटरनेशनल कैडर। एंड कम से कम 2 कॉन्फिडेंशियल बैंक से रिपोर्ट भी चाहिए, तो ओवरसीज प्रिंसिपल के लिए भी चाहिए और जो इंडियन एजेंट है उसके लिए भी चाहिए। एंड एएमएल कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट्स, फ्रॉम इंडिपेंडेंट चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये कंप्लायंस रिपोर्ट्स, एएमएल कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी चाहिए। एंड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एजेंट के द्वारा, सब एजेंट के द्वारा की जाएगी, बिकॉज वो प्रिंसिपल है तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी विद द ओवरसीज प्रिंसिपल, वो ओवरसीज प्रिंसिपल के साथ पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड रेमिटर बेनिफिशियरी के सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड वो आरबीआई के इंस्पेक्शन के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। दीज आर द कंडीशंस अपॉन द ओवरसीज प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज क्या थी कि पीएसएस एक्ट से आपको ऑथराइजेशन चाहिए,
दूसरा था आपको बाहर लाइसेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इंडिया में आ रहे हो तो बाहर लाइसेंस्ड नहीं हो। बाहर आप बेसिकली लाइसेंस्ड हो वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, या फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ। एंड यू शुड बी फ्रॉम द AML कंप्लाइंट कंट्री। अगर एंड आपकी नेटवर्थ कितनी चाहिए, बीइंग ओवरसीज प्रिंसिपल 1 मिलियन USD की कम से कम नेटवर्थ चाहिए। रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर FATF कंप्लाइंट कंट्री से हो। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, अच्छा कस्टमर आउटरीच चाहिए, एंड ट्रेड या इंडस्ट्री जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। और इंटरनेशनल कैडर की एक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी उससे आपकी अच्छी रेटिंग चाहिए। दो बैंक से इंडिपेंडेंट आपकी जो कॉन्फिडेंशियल बैंक का रिपोर्ट है वो चाहिए। एंड AML कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए फ्रॉम द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और जो भी कामकाज किया जाएगा इंडियन एजेंट के द्वारा, इंडियन सब एजेंट के द्वारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली प्रिंसिपल की रहेगी, ओवरसीज प्रिंसिपल की रहेगी। और जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू बेनिफिशियरी, रिलेटेड टू रेमिटर, ठीक है, उनसे रिलेटेड पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है दैट शुड बी अवेलेबल, दैट शुड बी अवेलेबल। क्लियर क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट PDF फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।